हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल एंड अदर डाइवर्सिटी अप्रोचेस फॉर टीचिंग यंग चिल्ड्रन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो बेसिकली हमें इसमें बताना है कि इंडियन सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा मल्टी डाइवर्स है, मतलब वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर है। तो वहाँ पे टीचिंग किस तरह से होनी चाहिए या अपने आप में ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड के एजुकेशन स्टडीज में, यूनिट 2 में है ये। तो जल्दी से इसके बारे में पढ़ते हैं। आई थिंक यूनिट 3 में है ये, ओके। तो जल्दी से इसके बारे में पढ़ते हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषिता। तो बेसिकली ये क्या है, इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि जब कोई इंडिविजुअल एक, दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है या पूरी कम्युनिटी उसका इस्तेमाल करती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, ओके, बहुभाषावाद। तो मल्टीलिंगुअलिज्म बेसिकली आज क्या हो गया ना, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और हम एक लैंग्वेज के साथ हमारा मतलब कम्युनिकेट कर पाना उतना एफिशिएंट नहीं रहा। तो इसीलिए हमें दूसरी तीसरी लैंग्वेज मतलब सेकंड थर्ड लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। और यही कारण है कि मल्टीलिंगुअलिज्म और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी वैसे ही ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। आप अलग अलग रीजन में चले जाओ, हर एक किलोमीटर पे या कुछ किलोमीटर आगे जाने पे आपको लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बदलाव दिखेगा, ठीक है। इवन हरियाणा में आप चले जाओ महेंद्रगढ़ की तरफ, तो वहाँ पे हरियाणवी जो बोली जाती है उसका अलग लहजा है, सिरसा की तरफ अलग लहजा है, करनाल की तरफ अलग लहजा है ना, अम्बाला की तरफ अलग लहजा है, रोहतक, झज्जर, पानीपत में बिल्कुल हरियाणवी जिसको कहते हैं ठेठ बोली जाती है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया अपने आप में या इवन एक स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट ही अपने आप में बहुत ज़्यादा मल्टीलिंगुअल है। और अगर हम बात करें पूरे भारत की तो पूरे भारत में बहुभाषावाद या मतलब लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी को किस तरह से एक अच्छे वे में यूज करना है मल्टीलिंगुअलिज्म को। तो मल्टीलिंगुअलिज्म के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कल्चरल कांटेक्ट हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट में केवल वहीं के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह के लोग रहते हैं और लैंग्वेजेस का आदान प्रदान होता ही है, ठीक है। बेटर कम्युनिकेशन के कारण भी मल्टीलिंगुअलिज्म इंक्रीज हो रहा है और जो अंग्रेज आए उसके कारण भी एनहेंस हुआ है। ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए हमें दूसरी लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है। एजुकेशनल पर्पस भी है, जब हम कोई डेवलप कंट्री में जाता है या किसी भी कंट्री में जाता है तो कई बार वहाँ की लैंग्वेज सीखना कंपलसरी सा हो जाता है, ठीक है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए भी हमें दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। जैसे इंडिया और चाइना की जब कुछ होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे चाइनीज बोली जाती है, उनको भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है क्योंकि डिमांड है, वहाँ सिचुएशन की डिमांड है। अब मल्टीलिंगुअलिज्म के फायदे क्या हैं, क्लासरूम में देखो या ओवरऑल देखी जाए तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, ईजियर हो जाता है, हमारे माइंड को भी शार्प करता है क्योंकि ये माना जाता है कि जब किसी इंडिविजुअल को एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं तो उनकी कॉग्निटिव स्किल्स एनहेंस होती है, ठीक है। मेमोरी को एनहेंस करता है। जो भी कंटेंट होता है दूसरी लैंग्वेज में या वो लैंग्वेज जो कि हमें आती है तो उसको समझने में हमें आसानी होती है या हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज एनहेंस होती हैं, है ना। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझने में, उसको जानने में मदद मिलती है और बच्चों का कॉग्निशन या कॉग्निटिव लेवल इंक्रीज होता है। चलो देन है मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच या मल्टीलिंगुअल अप्रोच। तो इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल्स की खुद की लैंग्वेज होती है ना, वही दूसरी या तीसरी लैंग्वेज सीखने में हमारी मदद करती है और इसमें रोल आता है क्लासरूम का या टीचर का। सपोज मुझे हिंदी आती है तो हिंदी के सहारे में दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश को सीख सकता हूँ। सपोज मैं ये पूछूं कि अगर मैं किसी से मिलता हूँ तो जब हम मिलते हैं तो इंग्लिश में उसको कैसे बोले, तो यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज का सहारा ले रहा हूँ या उस लैंग्वेज का सहारा ले रहा हूँ जो कि मुझे आती है, ठीक है। तो इसीलिए मल्टीलिंगुअल अप्रोच क्लासरूम में यूज की जाती है और इंडिया में तो बहुत कॉमन है इस तरह के क्लासरूम मिलना क्योंकि सभी के लैंग्वेजेस अलग अलग हैं और जो कि ये क्लासरूम को
रिच बनाते, मतलब समृद्ध बनाते हैं, अपने आप में समृद्ध संसाधन है हमारे क्लासरूम्स। टीचर का क्या रोल है मल्टीलिंगुअल डाइवर्सिटी को बनाने में या मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में वहाँ पे टीचिंग करने में? तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि जहाँ पे भी ज़रूरी है बच्चे अपनी लैंग्वेज को यूज कर सकें ताकि वो सेकंड लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकें, ठीक है। क्योंकि जो लैंग्वेज हमें ऑलरेडी आती है ना, उसके सहारे से दूसरी लैंग्वेज सीख पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। सपोज हम ये पूछ सकते हैं ना कि राइस को बांग्ला में या साउथ की लैंग्वेज में, कन्नड़ तेलुगु में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमें लैंग्वेज आती है, या सपोज करो हमें हिंदी में ये सब आता है, तो हम दूसरी लैंग्वेज में उसको समझ के वो चीज़ें सीख सकते हैं, तो आसानी हो जाती है। और यहाँ पे टीचर की भूमिका बनती है कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता रहे। एक बार बच्चों को वो समझ में आने लगी और बच्चों ने वो लैंग्वेज बच्चे बोलने लगे, तो उनकी फ्लुएंसी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। उनकी फ्लुएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं टीचर? फिर डिबेट करवा के, डिस्कशन करवा के। टीचर कोलैबोरेट कर सकते हैं लैंग्वेज टीचर के साथ ताकि बच्चों को सेकंड लैंग्वेज सीखने में आसानी हो। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का सहारा लिया जा सकता है। सपोज इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में क्या होता है, सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में कर दिए जाते हैं ताकि जो भी अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग वोकेबलरी हर एक सब्जेक्ट में यूज होती है, उसको हमें अलग अलग वे में जानने में आसानी मिले। टीचर्स को टाइम टू टाइम नए आइडियाज़, नई स्ट्रेटजीज, मेथड्स को यूज करना चाहिए ताकि मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लास में एनहेंस किया जाए और लर्नर्स को सेकंड या थर्ड लैंग्वेज सीखने में आसानी हो। बेसिकली इंडियन क्लासरूम में ना मल्टीलिंगुअल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमें क्लासरूम में रहते हुए भी बहुत सारी लैंग्वेजेस या उनकी जो भी बेसिक बोलचाल की लैंग्वेज है ना, वो बहुत बार आ जाती है आसानी से। चलो देन आते हैं कल्चर के बारे में। कल्चर के बेस पे कैसे डाइवर्सिटी होती है। तो कल्चर को बेसिकली डिफाइन किया गया है कि कल्चर अपने आप में क्या है, वे ऑफ लाइफ है। इसमें क्या है, ट्रेडिशन हो सकते हैं, सोशल रिलेशनशिप, वैल्यूज, किस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है, कौन सा खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो सभी पार्ट है कल्चर का, ठीक है। कल्चर को ऐसे भी डिफाइन किया गया है कि कल्चर क्या है, पानी की तरह है मछली के लिए। मतलब हम उसी में रहते हैं लेकिन उसको ऑब्जर्व नहीं करते उतने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटी किसकी बनती है, टीचर की ड्यूटी बनती है कि अच्छे से बच्चों को कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बच्चों को बताए ताकि एक दूसरे के कल्चर के लिए बच्चों में रिस्पेक्ट आए, ओके, और नॉलेज एनहेंस हो। क्योंकि फिर यही चीज़ें ना, जब वो रियल लाइफ में जाएगा, बड़ा होगा, अलग अलग कंट्रीज में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करेगा, घूमेगा, काम के सिलसिले में जाएगा, तो उसे बहुत ज़्यादा नयापन नहीं लगेगा। उसे लगेगा कि ये तो बचपन वाली चीज़ें हैं और उसको अडेप्ट करने में वहाँ पे आसानी होगी। तो ये टॉपिक्स पढ़ने का बेसिकली यही है ताकि हम बच्चों को अच्छे से ये सभी चीज़ें समझा सकें। चलो देन पढ़ते हैं कि किस तरह से कल्चरली रिस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने से हमें मल्टी कल्चरल अवेयरनेस होती है और जो इंडिया का डाइवर्स कल्चर है उसको सीखने में और ज़्यादा आसानी होती है और बच्चों को अपने कल्चर से रिलेट करके पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। और कैसे लर्निंग एनहेंस होती है, तो इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था, कल्चरली रेलिवेंट टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया था डॉक्टर ग्लोरिया लैटसन बिलिंग्स ने 1990s में। ये कहती थी कि दैट एम्पावर स्टूडेंट्स टू मेंटेन कल्चरल इंटीग्रिटी वाइल सक्सीडिंग एकेडमिकली। मतलब बच्चों की कल्चरल इंटीग्रिटी भी बरकरार रहे, मेंटेन रहे और एकेडमिकली भी वो अच्छा अचीव करें। कई बार होता नहीं कि कल्चर को, मतलब आपको लर्निंग करनी है तो कल्चर की चीज़ें हटा दो, अगर वो गलत हैं तो ऑफकोर्स हटा दो, लेकिन कल्चर को बिल्कुल भूल नहीं जाना चाहिए, है ना। तो वही है, कल्चर से रिलेटेड या इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए भी एकेडमिकली हमें सक्सीड होना है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको कहते हैं कल्चरली रिस्पॉन्सिव रेलिवेंट एप्रोप्रिएट टीचिंग, ठीक है, नाम में ही सब कुछ छुपा है। तो ये क्या है, एक पेडागोजिकल टेक्निक है, एक पढ़ाने का तरीका है जिसमें टीचर मल्टी कल्चरल क्लासरूम के होते हुए भी सभी लर्नर्स को ट्राई करता है कनेक्ट करने की। क्योंकि इंडियन क्लासरूम में क्या है, सभी का बैकग्राउंड या कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है अलग हो, तो वहाँ पे वैसे ही एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जो कि बच्चों को अपने कल्चर से रिलेट करने में उन्हें आसानी होती है, चीज़ों को समझने में आसानी होती है। सपोज मैं रोहतक के किसी क्लासरूम में हूँ, अगर मैं वहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन की क्लासरूम का एग्जाम्पल देता रहूँगा या
वहाँ के कल्चर की चीज़ें बताता रहूँगा, तो बच्चों को क्लासरूम से या मुझ से कनेक्ट होने में हो सकता है मुश्किल हो। तो मुझे उन्हीं के कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, जो भी उनका डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड है, उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, मुझे उन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज़ है कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, इसको कहते हैं CRT। तो इससे होता क्या है, बच्चे जो भी स्कूल लर्निंग है उसको कल्चर से रिलेट कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिख देना यार जैसे भी। तो CRT लर्निंग एनवायरनमेंट को क्या कहा गया है कि यहाँ ये एक प्लेस है जहाँ पे सभी लोग एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग, बिलोंगिंगनेस फील करते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज करो पेंटिंग, फर्नीचर, बुक्स, सभी चीज़ किससे रिलेट है, हमारे कल्चर से रिलेट है। सपोज करो आप कहीं जाते हो और वहाँ पे कहीं अमेरिकन किसी मिनिस्टर की फ़ोटो लगी है, ब्रिटिश मिनिस्टर की फ़ोटो लगी है, तो हमें समझ में नहीं आएगा भाई कौन है ये, है ना। लेकिन अगर वहीं पे इंडियन पॉलिटिशियन या फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटो लगी है तो हम उसको आसानी से पहचान लेंगे। तो ये भी क्या तरीका है, एक तरह से बिलोंगिंगनेस या एक क्लोजनेस या सिमिलैरिटी दिखाने का या देखने का तरीका है, ताकि हम उसको अपने आप से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो सभी चीज़ें हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ही होती हैं शिक्षा में, ताकि बच्चे ऐसा ना फील करें कि भाई ये तो पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं हम, है ना। चलो देन क्या है, टीचर CRT के थ्रू क्या करता है, जो भी डाइवर्स लर्नर्स है ना और डाइवर्स बैकग्राउंड है उनको अफेक्ट करने की या उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और इसका मेन एम क्या है कि स्टूडेंट के कल्चर को कंटेंट के साथ लिंक करना। चलो अब कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती हैं कि अगर डाइवर्सिटी अलग है तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, या कौन सी चीज़ें हम अपना सकते हैं मल्टी डाइवर्स क्लासरूम में। सबसे पहली बात है क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाना, समावेशी बनाना, जहाँ पे सभी का वेलकम हो और वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना हो। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट को ऐसे वर्ड्स के साथ प्रेजेंट करना जो कि बच्चे आसानी से रिलेट कर सकते हों। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना कि भाई सभी का अलग अलग बैकग्राउंड है, हो सकता है एक कल्चर में जो चीज़ अच्छी हो दूसरे कल्चर में वो चीज़ बुरी हो, तो वहाँ पे कनेक्ट करना, सभी को बताना, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे बच्चों को और ज़्यादा सोशल, कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव बनाना। ठीक है, जितने ज़्यादा सोशल बनेंगे उनको अपने आप ही पता चलता रहेगा कि भाई डिफरेंट कल्चर होते हैं, सभी की अलग डिमांड है, सभी के अपने बिलीफ हैं, वैल्यूज हैं, और उनसे बिल्कुल डरना नहीं है, उनकी वो कल्चर का तरीका है। ठीक है, देन है एम्पैथी एनहेंस करना, बच्चों को एक्सप्रेस करने का मौका देना। ठीक है, जब अलग अलग बच्चे एक्सप्रेस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस कल्चर से बिलोंग करता है, और उनके कल्चर के बारे में जानने में हमें आसानी मिलेगी। किसी भी तरह के बोलिंग या बोइंग न करना। अगर कोई बच्चा लैंग्वेज बोलता है अपनी, है ना, कई बार होता था क्लासरूम के अंदर पहले, सपोज किसी की लैंग्वेज अलग है, अगर वो अपनी लैंग्वेज में कुछ वर्ड बोल दे तो सारे बच्चे कहने लगते थे अरे क्या बोल दिया। तो उसमें टीचर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि इट्स जस्ट नॉर्मल, ये उनके कल्चर का पार्ट है। एनहेंस ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क जब होगा तो अपने आप ही बच्चे कनेक्टेड फील करेंगे। और टाइम टू टाइम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि अलग अलग घर के बच्चे होंगे, अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आएंगे, तो सभी अपना कल्चरल बैकग्राउंड शो कर सकते हैं और उससे कनेक्ट करने में आपस में आसानी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको टॉपिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।